जी नाज़रीन, अब आइए एक बड़े सवाल की तरफ, और सवाल ये है कि अगर हुकूमत वक्त 3 रुकनी बेंच को नहीं मानती और ये समझती है कि उसकी राय इंतखाबात के हवाले से अक़लीती राय है, और वो अक़लीती राय चूँकि अक़लीती है लिहाजा वो राय है ही नहीं, तो फिर आज काबीना ने उनकी डायरेक्शन के ऊपर 20 अरब रुपए की खतीर रकम की एलोकेशन पंजाब और केपी के इंतखाबात के लिए क्यों कर दी, उसको पार्लियामान में क्यों भिजवा दिया। भाई अगर आप मानते ही नहीं हैं तो फिर आप उनके हुक्म के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। अनूशा रहमान साहबा जो मुस्लिम लीग नवाज़ की एक मरकज़ी कायद हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वकील भी हैं, और बहुत सारे कानूनी मामलात जिससे आजकल नून लीग नबर्द आजमा है, इसके अंदर इनका मरकज़ी किरदार है। अनूशा साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि काबीना को ये खर्चा देने की ज़रूरत क्या थी, अप्रूव करने की ज़रूरत क्या थी, अगर काबीना का सरबराह, काबीना के मिनिस्टर्स वो मानते ही नहीं है कि ये फ़ैसला जो है ये काबिल अमल है, या ये फ़ैसला है भी कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक तलत आपने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिगार्डलेस कि इसके ऊपर क्या पोजीशन है, बाहर नौ फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने एक अपने ऑर्डर के तहत ये इस बात का पाबंद किया है कि वो इलेक्शन कमीशन 21 अरब रुपया जो है वो जारी करे। नहीं आया, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की काबीना ने वज़ीर आज़म की सरबराही में अपना फ़र्ज़ यकीनन अदा किया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई समरी नहीं भेजी, इलेक्शन कमीशन ने कोई नहीं किया, तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि इस बात को पार्लियामान के सामने इसलिए लेके आया जाए क्योंकि जैसे कि आप सब बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर जो बुनियादी हक है वो पाकिस्तान जो वो एक्सरसाइज मुंतखब नुमाइंदों से, तो मुंतखब नुमाइंदों के जरिए जिस अमल ने होना है वो मुंतखब नुमाइंदे ही उस अमल की कथा कलामी होती है। आपने मैंने कोई थोड़ी सी तहकीक की और जो कानून को लोग समझते हैं उनकी मदद ली। उन्होंने कहा जी कि काबीना ने तो बुनियादी तौर पर इनको चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पर लिया है, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि वोटेड एक्सपेंडिचर लें और पार्लियामान को ये ऑप्शन दे दें कि वो इस बिल को अगर रद्द करना है तो रद्द कर दे। यानी आपने इन अ वे पार्लियामान को अपनी तरफ से एक मुकम्मल तौर पर उनके हाथ बांधने की कोशिश की है कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, आपने इसके ऊपर डिबेट करें और उसको साइन कर दें। यकीनन मैं ये समझती हूँ कि पार्लियामान के हाथ कोई नहीं बांध सकता, और पार्लियामान ने जब इस बिल को पढ़ना है और जो हमारे एमएनएज हैं जब वो इस बिल को पढ़ेंगे तो वो यकीनन आर्टिकल 181 जो आर्टिकल 81 की तरफ जाएंगे, और आर्टिकल 81 बगैर किसी मैं समझती हूँ बगैर किसी इख्तिलाफ के मैं ये कह सकती हूँ कि वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 तरह के अखराजात जो हैं वो चार्ज एक्सपेंडिचर है। एक उनकी रिम्यूनरेशन यानी कि जो तनख्वाहें जाती हैं इलेक्शन कमीशन की, और दूसरा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि जो उनको अपनी बुनियादी सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए जो सालाना रोजमर्रा के खर्चे हैं वो। लेकिन एक्सपेंडिचर जो इलेक्शन के हवाले से है उसके बारे में आर्टिकल 81 बिल्कुल खामोश है। यहाँ पर मैं तलत साहब आपकी तवज्जो अपने हमसाया मुल्क इंडिया की तरफ लेके जाना चाहूंगी, जहाँ का इलेक्शन कमीशन मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाता है, और वहां पर भी जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है वो चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है, और पार्लियामान की ये सवाबदीद है वो वाइजरी रोल के नीचे जो टैक्स पेयर का पैसा है उसके ऊपर अपनी सुपरविजन रखते हुए इस पैसे को जहां वो के ऊपर नजर रखते हुए फिर उसको अप्रूव या मेरा भी आर्गुमेंट यही है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये वजाहत चाहूंगा, मुझे उस दानिशमंदी के बारे में बता दें कि जो आर्टिकल 81 जिसका आपने जिक्र फरमाया, जो आप उसको वकील के तौर पर पढ़ती हैं, मैं उसको एक आम शहरी और तालिब इल्म की हैसियत से पढ़ता हूँ। आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी, वो बिल्कुल दुरुस्त मिसाल है, वो मैंने आज वीलॉग में कोट भी की है। तो क्या काबीना के पास ये दानिशमंदी मौजूद नहीं थी कि जिस आर्टिकल के तहत पार्लियामान अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी, यानी वोट कर सकती है, उस शिक के तहत ही वो बिल पास करके पार्लियामान के पास भेजती? भाई काबीना ने क्यों उसको जो है वो चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पर प्रेजेंट किया? जी, और मैं भी जब ये सवाल करती हूँ तो मेरे सामने ये बात आती है कि शायद पिछली कई दहाइयों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इलेक्शन के एक्सपेंडिचर को एज ए चार्ज एक्सपेंडिचर हमेशा से सामने रखा है, और
शायद ये बात कभी मैं समझती हूँ कभी डिस्कशन में नहीं आई, कभी ज़ेर बहस ही नहीं आई कि आया कि इलेक्शन कमीशन जिस चीज़ को चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर के ऊपर मानता है, वो चार्ज एक्सपेंडिचर है भी कि नहीं। वो एज़ अ मैटर ऑफ राइट, एज़ अ मैटर ऑफ डिफ़ॉल्ट। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो मैंने ओवरऑल पिछले कई सालों में मुतालिया किया, तो मुझे समझ आया कि इंडिपेंडेंस या उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन है, उसको वो थोड़ा-सा स्ट्रेच कर जाते हैं। और जब वो स्ट्रेच करते हैं तो फिर यहाँ पे गलती है। हमें आइन और कानून को सामने रख के जब आपकी इंडिपेंडेंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की किसी तौर पे कर्टेल नहीं होती, अगर पार्लियामान जो है वो उसकी ओवरसाइट करता है उस एक्सपेंडिचर की। अब बताएं 21 अरब रुपया कोई डिटेल है कि ये पैसे किस चीज पे खर्च होने हैं, ये बैलेट पेपर के ऊपर जाना है कितना पैसा, कितने पेपर्स के डब्बे जो हैं वो आने हैं, कितने पैसों के जो खर्चा है वो ट्रांसपोर्टेशन और का। इसमें यह भी पूरी इजाफा कर दें कि ये 21 अरब की रकम की कैलकुलेशन जो आपने की इसका ब्रेकअप हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। तो ये तमाम मामला क्या काबीना को जेर बहस नहीं लाने चाहिए थे? उनको क्या खतरा है? उन्होंने पार्लियामान की तरफ क्यों भेज दिया वोटेड एक्सपेंडिचर किए बगैर? ये इस बात का मेरा ख्याल है कि जब ये बिल पार्लियामान के अंदर बहस होगा, कमेटियों में बहस होगा, तो ये इशू जो है यकीनन ज़ेरे बहस आएगा, क्योंकि आप जैसे माशाल्लाह स्पेशलिस्ट लोगों ने इस इशू को टेक अप किया है और इस इशू पे मैं कंप्लीटली आपके साथ एग्री करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि हमें आर्टिकल 81 को, क्योंकि यकीनन इस मौके के ऊपर अगर काबीना इस इशू को उठाती तो कहीं मुझे ये खतरा पेश आता कि लोग कहते आज आपने इस मसले को क्यों उठाया, ये इशू क्यों नहीं उठा। कौन लोग होते वो? आप हमसे शेयर करें। मुझे क्लैरिटी ला दे इसके ऊपर। नहीं, मुझे क्लैरिटी लगा दे। तो आप हमें ये बता रही हैं बैन सतूर, आप हमें ये बता रही है बैन सतूर कि अगर काबीना इसको रिवायत से हटके आइन के मुताबिक तय करती है, और रिवायत ये है कि आप चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पर उसको अप्रूव करते रहे, आइन ये कहता है कि आपको पार्लियामान को हक देना है, वोट दिलवाना है, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब कंटेम्प्ट न लग जाती? इज दैट व्हाट द इशू इज? नहीं, एक नई बहस छिड़ जाती है। देखिए, मैं तो काबीना का हिस्सा नहीं हूं, मैं एक लेकिन पीएमएलएन की स्ट्रेटजी के अंदर तो आप मौजूद है ना, आप तो जानती हैं कि ये मामलात क्या हैं। नहीं, मैं शायद इतना ज्यादा भी मौजूद नहीं हूँ स्ट्रेटजी के अंदर, लेकिन जितना मैं मौजूद हूँ, मैं ये जो एकदम से अगर आप जो 5 दहाइयों से या 6 से एक सिलसिला चला आ रहा है, जब अगर आप उसके अंदर कोई ब्रेजन या कोई डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो लोग इस बात को समझने से इंकारी होते हैं और उसके कई उसके मानी अखज़ किए जा सकते हैं। कल जब इलेक्शन कमीशन जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं आपकी अब तवज्जो दिलाना चाहूंगी इलेक्शन कमीशन के उस खत की तरफ जो उन्होंने आज लिखा पार्लियामान को। मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस खत को लिखने की बजाय स्पीकर नेशनल असेंबली के उनको रिव्यू डालना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, और उनको अपनी तमाम मारूजात रिव्यू की सूरत में डालनी चाहिए थी। अगर किसी ने इलेक्शन कमीशन के मामले पे हमने बहस कर ली, मुझे नहीं, आप वापस जाइए हुकूमत की स्ट्रेटजी के ऊपर, नून लीग की स्ट्रेटजी के ऊपर। लोग ये जानना चाहेंगे कि जिस बेंच को आप मानते ही नहीं हैं, उस बेंच की जो डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर आप अमल दरामद एक ऐसी रिवायत के तहत क्यों कर रहे हैं जो रिवायत आपने खुद फरमाया आईनी तौर पर इंतहाई कमज़ोर है, और बल्कि उसके बिल्कुल मुतज़ाद आईनी पोजीशन है कि आपने इलेक्शन कमीशन को अगर पैसे देने हैं इलेक्शन करवाने के लिए तो पार्लियामान के सामने जवाब देइए, उसने वोट डालने। आप जरा इस तरफ जाइए, क्या खतरा क्या है आपके सियासतदानों को? देखिए, खतरात तो देखिए मैं तो कहूंगी कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिस वक्त जुडिशल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान में पनप रहा है, उसमें ये कोई खतरात तो शायद हमेशा ही रहे हैं। हम एक वजीर आजम की कुर्बानी दे चुके हैं, हमने वजीर नवाज शरीफ की एक बिला जवाज कुर्बानी दी है जो एक अपने बेटे से लेने के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज वजीर आजम नवाज शरीफ ताहयात ना अहल हैं, तो हमें तो खतरात सियासतदानों को हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हमने कानून और आइन की पासदारी को हमेशा बैलेंस करना है और हमने हमेशा वो काम करना है जो दुरुस्त हो। अब अगर बहुत सारे इदारे, और हमने इदारों को रिजेक्ट नहीं करना, हमने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी जगह है उसके अंदर उनको रिकग्नाइज करते हुए उस बैलेंसिंग एक्ट के साथ चलना है, जहां पर हम किसी को बिल्कुल आखिर में मुझे ये बताइएगा कि अब आपकी तवक्को पार्लियामान से क्या है? काबीना की तरफ से ये जो एक्सपेंडिचर वाले मामले को वो ले गए हैं पार्लियामान में और वहां से कमेटी में चला गया, तो आपकी तवक्को क्या होगा वहां पे?
मेरी तवक्को ये है कि पार्लियामान इस पे बहस करे। मैं चाहूंगी कि मेंबरान इस इशू को उठाएं और मैं ये चाहूंगी कि मेंबरान जो है वो आर्टिकल 81 को गौर से पढ़ें और जिस तरह मैंने उसकी रीडिंग की है उसमें लॉ मिनिस्टर साहब अपनी रिसर्च करें और वो ईवान को बताएं कि जो इंटरप्रिटेशन है जो बना गया, जो प्रेसिडेंट्स आए, अगर कोई गलतियां पीछे होती रही हैं, अगर, मैं तो इसलिए अगर कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी रीडिंग है तलत, हमें ये देखना है कि जो लॉ पाकिस्तान की हो उसको कैसे रीड आउट करती है। अब हमें तो इस जुडिशल क्राइसिस के अंदर से जिधर अतर मनिल्ला साहब ने इंडिकेट किया कि हम या जो याहिया साहब ने जज याहिया साहब ने इंडिकेट किया, जो मंसूर अली शाह साहब ने इंडिकेट किया या मंदुखेल साहब कह रहे हैं, हमें इन तमाम बातों को जरा सामने रखना है। हमें देखना है कि इस आइन की पासदारी करना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का काम अकेलों का नहीं है। इस आइनी पासदारी की जिम्मेदारी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई है। अब जिस तरह से इस हाई कोर्ट का फैसला जो अच्छा भला केस एक चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, वहां से उठा के उसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों खींच के लाया गया? अगर मैक्सिमम कंटेम्प्ट क्यों खींच के लाया गया? मुझे बताएं, आपके ख्याल में क्यों खींच के? सवाल नहीं उठा रहा, मैं जवाब दें, क्यों खींच के लाया गया? नहीं, ये तो इसका तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी ना तलत साहब, मुझे बताइए कि अच्छा भला एक केस चल रहा है, वो केस पे कोई तातुल नहीं है, उसके ऊपर एक फैसला आया, उसकी अपील आ गई है, कंटेम्प्ट की पिटीशन पीटीआई ने डाल दी लाहौर हाई कोर्ट में, अब सडनली सुओ मोटो एक आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर रेज हो जाता है। आपने उसका जो अतर मनिल्ला साहब है कि जी कोई रीजन ही नहीं है कि हम पंजाब जो एक सूबे के हाई कोर्ट की एबिलिटी पे सवालात उठाए, ये अतर मनिल्ला साहब लिख रहे हैं, वो मंसूर अली शाह साहब अपने ऑर्डर में लिख रहे हैं कि वन मैन शो नहीं चलेगा। तो ये बातें, ये तमाम जो कंफ्यूजन आपके सामने इस वक्त आ रही है आज, उसकी बुनियाद पार्लियामान नहीं है, उसकी बुनियाद कैबिनेट नहीं है। तो क्या ये फेयर होगा? ये कहना बिल्कुल आखिर में, क्या ये फेयर होगा? आप चाहें तो उसका जवाब ना दें, हाँ में दे दें, ना में दे दें, खामोशी से आप इसको इग्नोर कर दें, लेकिन सवाल ये है, तो क्या ये फेयर होगा कि काबीना ने इस बिल को पास करके ये जानते हुए कि वो 3 रुकनी बेंच के अक़लीती फैसले को नहीं मानते, फिर भी इस बिल को पास करके बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रद्द अमल आ सकता था मुमकिन तौर पर अगर वो बिल पास ना करते, उससे जान छुड़ाई है और मामला पार्लियामान के हवाले कर दिया? इज दिस अ फेयर वे टू से इट? देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं है आपका कमेंट, मैं इसलिए से मैं इख्तिलाफ करूंगी क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि ये पाकिस्तान के शहरियों के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो खर्च करने का जो बजटरी एलोकेशंस हैं वो पार्लियामान करती है। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई समरी मूव नहीं की, कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं मूव की, उन्होंने कुछ मांगा नहीं अभी तक फॉर्मली, तो कैबिनेट एक दिन सुबह उठ के ये फैसला नहीं कर सकती कि खुद ब खुद जाके 21 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन के घर छोड़ा है। ऐसे नहीं होता। इसका एक तरीकाकार है और 81E के नीचे जब कहीं कोई समरी नहीं, कोई डिमांड फॉर ग्रांट नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का एक वाहिद तरीका यह है कि पार्लियामान के सामने उस मसले को लेके जाया जाए कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये किस अरब रुपया उन्होंने मांगा है, आप कि इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने डाला है, बिल्कुल अनुजा साहब, आई हैव टू लीव इट देयर, वक्त की कमी आड़े आए, लेकिन ये बहस अच्छी है। जानना हमें ये होगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिमांड आती है खर्चे की, उस डिमांड को पार्लियामान ने वोट किए बगैर ही अप्रूव कर देना है या वोट करके अप्रूव करना है? हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन बड़ा तगड़ा है, लेकिन उसके इंतखाबात के खर्चे उनकी पार्लियामेंट से अप्रूव होके जाते हैं।